Welcome again, my dear students. Today, yesterday we have started a new chapter water, in which we have studied about source of water. Water कहाँ कहाँ मिलता है ना? पानी की बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज कौन कौन सी है? लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, सी, ओशियंस. ओके. So and also we have studied about pollution of the water. यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, यानी पानी गंदा होता जा रहा है, जल प्रदूषण होता जा रहा है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्यूरिफाइंग वाटर्स. ठीक है, प्यूरिफाइंग वाटर यानी पानी को स्वच्छ कैसे किया जाए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो इन रिवर्स पानी के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है? सबसे पहले रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओके, एटसेट्रा. इन सारी जगह से हमको पीने योग्य पानी मिलता है. और फिर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वहाँ पर वेल्स वगैरह, ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प, ये सब चीज़ें होती हैं. लेकिन बड़े बड़े शहरों में जो है ये वेल्स, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, ये सारी चीज़ें सुविधा बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अवेलेबल नहीं होता है. वहाँ पर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह से पानी आता है. लेकिन क्या डायरेक्ट वही पानी यूज़ कर लिया जाता है जो रिवर्स में है या पॉन्ड्स में है? नहीं, बिकॉज दिस वाटर हैविंग सो मेनी इम्प्योरिटीज़. इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है. इम्प्योरिटीज़ मतलब कुछ ये दूषित होता है और इसमें जर्म्स भी होते हैं, है ना, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह इसमें पनप जाते हैं बहुत सारे. सो इस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इसको प्यूरिफाइंग वाटर, इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है. अब किसी नदी से शहर में पानी लाया जा रहा है तो उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होकर गुजरना पड़ता है. आपकी बुक में अच्छे से दे रखा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करता है. अब आपको पता है कि जैसे रिवर वाटर है, बुक में देखिए, आपके बुक में आपको अच्छे से दिखेगा. रिवर वाटर है, उसको पंप के थ्रू, यानी वहाँ रिवर से पंप लगे रहते हैं बड़े बड़े, उससे उसको भेजा जाता है. फिर मिक्सिंग टैंक में जाता है, वहाँ से सेटलिंग टैंक में जाता है, और फिर फिल्टर होके क्लोरीनेशन होता है उसका, यानी फिल्टर करके बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ को तो ख़त्म कर दिया, और उसके बाद क्लोरीनेशन होता है, मतलब उसमें जर्म्स वगैरह हो तो वो भी मर जाते हैं. उसके बाद बिग टैंक जो बने रहते हैं गांव वगैरह में या शहर में, बड़े बड़े टैंक बने रहते हैं, तो उन टैंक से फिर घर, सभी के घर पर पानी पहुंचाया जाता है. पाइपलाइन सप्लाई कर दी जाती है घरों में. तो इस तरीके से ये एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है. यहाँ पर पंप, मिक्सिंग टैंक, सेटलिंग टैंक, फिल्टर और क्लोरीनेशन तक ये पूरा एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जिसमें वाटर को पहले सेटलिंग टैंक होता है जिसमें बड़ी बड़ी इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाती है. उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है, फिर उसको क्लोरीनेशन किया जाता है, और फिर बड़ी टंकियों से होकर उसको होम टू होम पाइपलाइन सप्लाई कर दी जाती है. ठीक है, सो इस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं. अब ये तो हो गया कि बड़े वाटर बॉडीज से शहरों में, घरों तक पानी आ रहा है. अब घर में भी उसको स्टोर किया गया ऊपर किसी टैंक वगैरह में, तो वहां पर भी हो सकता है उसको कुछ समय हो गया, उसमें भी इम्प्योरिटीज डेवलप हो सकती है, उसमें भी कूड़ा कचरा या फिर जर्म्स इकट्ठे हो सकते हैं. सो प्यूरिफाइंग वाटर एट होम, तो उसको घर पे भी हम डायरेक्ट नहीं पीते हैं. घर पे भी उसको पानी को ड्रिंकिंग में यूज़ करने के लिए या फिर फूड में यूज़ करने से पहले हम उसको भी कुछ प्रोसेस से गुजारते हैं. उसकी मेन 3 प्रोसेस है. पहली है बॉइलिंग, यानी पानी को सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि पानी को एक बार बॉईल कर दिया जाए अच्छे से, तो उसमें जो जर्म्स वगैरह रहते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी अच्छे से बॉईल हुए वाटर में सारे जर्म्स मर जाते हैं, ताकि वो प्यूरिफाइड वाटर रहता है. दूसरा ऑप्शन रहता है वाटर फिल्टर, यानी पानी को फिल्टर में यानी छान भी सकते हैं, है ना. घरों में जहाँ पर भी वाटर पीने योग्य स्टोर किया जाता है उसको हमेशा वाटर फिल्टर करके ही उसको. अब फिल्टर के भी बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होने लग गई है ना. पहले के ज़माने में लोग सिर्फ एक कपड़े से छान लिया करते थे. आजकल बाजार में 2-2 लेयर, 3-3 लेयर की जो छन्नियाँ आ रही है ना, सो वाटर फिल्टर के लिए. और एक होते हैं वाटर प्यूरिफायर्स, ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होते हैं, है ना. ये जैसे घर पे सभी के यूवी वाटर प्यूरिफायर्स वगैरह लगे रहते हैं आजकल, देखें आप लोगों ने, तो वाटर प्यूरिफायर लगे रहते हैं, उनमें पानी का कनेक्शन गुजार दिया जाता है, तो वो अंदर के जर्म्स वगैरह मार देते हैं. लेकिन उनका कुछ साइड इफेक्ट भी आजकल सुनने में आता है. फिर भी ये 3 मेन चीज़ें हैं जो घर पे यूज़ की जाती है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. वाटर के प्यूरिफिकेशन की, यानी बॉइलिंग, गर्म करके उसको सही किया जा सकता है, एक वाटर फिल्टर करके और एक वाटर प्यूरिफायर के थ्रू. ठीक है,
तो जो वाटर पोल्यूशन है उसको घर तक लाने में, पीने में, खाने में यूज करने से पहले वाटर प्यूरिफिकेशन या प्यूरिफाइंग वाटर मेथड से गुजारा जाता है। बड़े स्तर पे जो वाटर का ट्रीटमेंट होता है उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बोलते हैं, है ना, बड़े बड़े फिल्टर लगे रहते हैं। और घर पे जो है हम इन 3 तरीके से वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। अब बात आती है वाटर साइकिल की। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल। व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या होता है कि जैसे हमारी अर्थ सरफेस पे जो है रिवर्स है, लेक्स है, सी है, ओशियन है, इन सब में बड़े स्तर पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो ये सरफेस पे जो पानी है होता क्या है कि ये इवोपरेट होता है ना, सनलाइट की वजह से इवोपरेट होता है और ये वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है। और फिर ऊपर जाके बादल बन जाता है और बादल आते हैं, फिर बारिश करते हैं और वो ये पानी वापस जमीन पे आ जाता है। तो ये जो 2 प्रोसेस होती है, एक तो इवोपरेशन और एक कंडेंसेशन। इवोपरेशन से अर्थ सरफेस का पानी एटमॉस्फेयर में जाता है ऊपर, और एटमॉस्फेयर का जो वाटर वेपर रहती है वो कंडेंसेशन के थ्रू वापस बारिश होके नीचे आ जाता है। सो इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन 2 प्रोसेस होती है जिसके द्वारा वाटर एटमॉस्फेयर में एंड बैक टू द अर्थ सरफेस ये एक साइकिल के रूप में घूमता रहता है। इसी को वाटर साइकिल बोला जाता है। डेफिनेशन की बात करें, द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, और एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से फिर से अर्थ सरफेस पे पानी का आना जाना जो लगा रहता है उसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। इसमें जो 2 मेन प्रोसेस चलती है वो इवोपरेशन और कंडेंसेशन है। 2 मेन कौन कौन सी प्रोसेस चलती है? इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। पहली प्रोसेस आती है इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है कि ऑन हीटिंग व्हेन वाटर गेट्स चेंजेस इनटू वाटर वेपर, यानी हीटिंग की वजह से, गर्मी की वजह से वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग, दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इवोपरेशन। जब पानी को गर्मी मिलती है, आपने देखा होगा आप जब कपड़े सुखाते हैं तो पानी कहाँ जाता है? गायब थोड़ी होता है। वो हीटिंग की वजह से वो पानी वाटर वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है। या आप घर पे पानी गर्म करते तो जो भाप उठती रहती है, चाय बनाते तो भाप उठती रहती है, तो वो क्या है? वो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, यानी लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है। आपने पढ़ा था पहले। सो वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज होता है, उसको इवोपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये इवोपरेशन बड़ी बड़ी वाटर बॉडी, सी, ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड, सभी जगह से होता है। कपड़े सुखाते वहां से भी होता है। हमारी सांस के साथ भी वाटर वेपर निकल रही है। और इस धरती पे जितने भी पौधे हैं, ट्री है बड़े बड़े, उन सब से भी वाटर वेपर निकलता है। वो जमीन में से पानी लेते हैं और पत्तियों से, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, है ना। सो इवोपरेशन होता है। अब इस इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, यानी इवोपरेशन किस किस चीज से ज्यादा प्रभाव होता है, यानी किस चीज से इवोपरेशन कम होता है, किससे ज्यादा होता है। सो फर्स्ट है फास्टर ऑन विंडी डे। किसी दिन अगर हवा ज्यादा तेज चलती है, विंडी डे मतलब तेज हवा वाला दिन जो रहता है, उस दिन इवोपरेशन ज्यादा होता है। आपने देखा है गर्मियों के दिनों में, इन समर डेज में क्या होता है कि वैसे तो डेली बहुत ज्यादा हवा चलती है, अब वो हवा कैसी रहती है? बहुत ही ड्राई। तो विंडी डेज में ज्यादा इवोपरेशन होता है। इसको एक एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं कि आप 2 टॉवेल को गीला करें और 2 अलग अलग रूम में उनको टांग दें गीला करके। अब एक रूम में फैन चला दो, तो कौन से रूम में जल्दी टॉवेल सूखेगा? जिस रूम में फैन चल रहा है। मतलब कि विंड की वजह से इवोपरेशन फास्ट होता है, तो वो टॉवेल के अंदर जो वाटर है वो जल्दी इवोपरेट होगा और जल्दी टॉवेल सूखा जाएगा। सो जिस रूम में हमने फैन ऑन कर रखा है वहां पर टॉवेल जल्दी सूखेगा। इससे पता चलता है कि विंडी डेज में इवोपरेशन फास्टर होता है। दूसरा फैक्टर है इवोपरेशन फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। जब टेम्परेचर हाई होता है तो इवोपरेशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से ही वाटर वेपर बनता है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? 2 टॉवेल फिर से गीला करिए, एक को रूम में सुखा दीजिए और एक को बाहर धूप में सुखाइए, है ना, सनलाइट में। कौन सा पहले सूखेगा? जो सनलाइट में है। क्यों? क्योंकि वहां पर हीटिंग ज्यादा हो रही है ना, वहां टेम्परेचर ज्यादा है सनलाइट में, तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ज्यादा इवोपरेशन होगा और वो जल्दी सूख जाएगा। तीसरा फैक्टर है फास्टर व्हेन एयर इज ड्राई। और जब हवा ड्राई रहती है, एयर ड्राई कब रहती है? समर्स में। हवा के अंदर अब एयर जो है, एयर में मॉइस्चर अगर ज्यादा हो, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में एयर में मॉइस्चर ज्यादा रहता है, इसलिए कपड़े सुखाते नहीं है, इवोपरेशन भी कम होता है। नदी, तालाब, छोटे छोटे खड्डे भी भरे ही रहते हैं बारिश में। लेकिन गर्मियों में
गर्मियों में क्या है, एयर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, एयर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो अब एयर ड्राई है तो वो क्या करेगी, हीटिंग भी ज़्यादा होगी, तो एयर ड्राई होगी तो वो इवेपोरेशन का फैक्टर है कि वो जल्दी से एयर मॉइस्चर को लेने का काम करेगी। तो समर के दिनों में जो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, या आप थोड़ा सा पानी अगर छत पे डोल के आए तो क्या होगा, जल्दी से वो सूख जाएगा, क्योंकि एयर पूरी ड्राई है। तो ड्राई एयर में भी इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडेंसेशन अगले लेक्चर में देखेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, है ना, पीडीएफ के रूप में। ओके, सो आप इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ें, कैसा वाटर प्यूरिफाइंग ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, किस तरीके से है ना, अच्छे से लाइन बाय लाइन आप इस चैप्टर को पढ़िए। ओके, बाय।